तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडवांस केमिस्ट्री बाय आलोक पांडे। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट योर न्यू बैच, जिसका नाम हमने क्या रखा है? कुशाग्र। कुशाग्र का मतलब होता है कैपेबल। कुशाग्र का मतलब है कि हम चीजों को बहुत इफेक्टिवली करेंगे। ये स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव नेम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हम दो ही लोगों का कनेक्शन करने वाले हैं, एक आप और एक मैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसके ऊपर पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल लेके चलेंगे और अपना बोर्ड का एग्जाम प्लस आगे तक का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मेरा नाम है आलोक पांडे। वन मोर टाइम मैं आपको दोबारा से अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री में मैं आपके सारे बेसिक्स और आप सारे डाउट्स वन बाय वन लेता चलूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12 सॉरी, और जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। शुरुआत यहीं से होती है कि क्या हम इसके बारे में जानते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम का चैप्टर क्यों पढ़ा, और आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इसको एक चैप्टर बनाना पड़ा। तो आप में से कुछ बच्चे ये वर्ड तो जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कनेक्शन है किसके साथ? बायोलॉजी के साथ, है ना। और आपको पता होगा ये स्पेसिफिक ब्रांच को बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है, राइट। अब केमिस्ट्री का कनेक्शन बायोलॉजी के साथ है और इस ब्रांच का नाम हमने क्या बोला? बायोकेमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो बहुत सारे डिफरेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कुछ का एग्जांपल आप ले सकते हो हीमोग्लोबिन, आप क्लोरोफिल का एग्जांपल ले सकते हो, आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर सकते हो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना। और बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं जैसे इन्वर्टेज, जाइमेज, लैक्टेज, है ना। तो उन सब का जब केमिकल बिहेवियर देखा गया तो काफी सारे कंपाउंड्स में बहुत ही डिफरेंट टाइप की बॉन्ड पाई गई और उस बॉन्ड का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इतना तो समझ में आया कि हम यहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स केमिकल बिहेवियर को पढ़ेंगे और उसमें स्पेशल टाइप की बॉन्ड पाई जाएगी जिस बॉन्ड का नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और इस तरह के कंपाउंड जिसमें बॉन्ड पाई जाती है उनको हम क्या बोलेंगे? सही सोचा आपने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहां से शुरुआत होती है। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक बारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए हमने अमोनिया का एग्जांपल लिया। अमोनिया क्या होता है बेटा? NH, है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है? 7। तो 2 5 जब करते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। 5 में से बॉन्ड में कितने लग गए? 3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2। अब ऐसे में एक और मॉलिक्यूल लेता हूं BH3। तो आप देख सकते हो कि BH3 में बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 2 3 करो तो 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों यूज हो गए। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान दें तो आप यहाँ पे क्लियरली कह सकते हो कि इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या मैं सही कह रहा हूं? है ना। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट। अब ये मॉलिक्यूल अगर आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर ले या शेयर कर ले, दोनों ही कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है? दिखता तो हमें ऐसा है कि एक्सचेंज कर रहे हैं, बट रियल में ये सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करता है? बोरोन को। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है उसी बॉन्ड को अभी हमने क्या नाम बोला? क्या बॉन्ड है ये? डेटिव बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक डेटिव बॉन्ड बोलेंगे या कौन सी बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो मॉलिक्यूल डोनेट करता है उसको तो हम कहते हैं लिगेंड, और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या हम कहते हैं? एक्सेप्टर। अभी एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको स्टार्टिंग में समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंस क्या है और ये कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है,
तो अभी हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने अब ये हमारा हैंड रिटन नोट है, इसका हम यूज करेंगे और इससे हमें बहुत ही फायदा मिलेगा क्योंकि ये टाइम भी बचाएगा और एक्सप्लेनेशन बेस्ट होगा। यही बात मैंने आपसे अभी की थी। मैं अपने नोट्स का एक एक पार्ट यहाँ पे यूज करूंगा और टाइम बचाएंगे हम लोग अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है अब आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हम यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर की डेफिनेशन को समझे। हमें क्या बोला गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दीज आर, क्या बोला हुआ बेटा, दीज आर कंपाउंड्स which have strong coordinate bond and they generally exist in biological species like, क्या लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन जिसको आप HB कहते हो, आगे चल के इसका फॉर्मूला भी आएगा K4FeCN6, और क्लोरोफिल जिसका सेंट्रल एटम आपको पता होगा मैग्नीशियम होता है, और हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम क्या होता है, आयरन। राइट, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अच्छा ये बताइए आवाज क्लियर आ रही है, वॉइस इज क्लियर? आपको म्यूट किया हुआ है, आप बोल नहीं सकते, मैसेज में कुछ भी बात करें क्योंकि हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसको हम एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग को अपलोड भी करेंगे यूट्यूब पर। बताइए ठीक है, वॉइस इज क्लियर, यस और नो? बेटा वॉइस इज क्लियर, ओके, एंड ब्लर तो नहीं आ रहा? चलो ठीक है। तो अब हम यही बात कर रहे थे, अभी हमने शुरुआत की कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो जवाब मिला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक्सक्लूसिव कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, जिसमें कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज की बात करते हैं। इस चैप्टर का ओरिजिन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की गई ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री से कहीं ना कहीं ये कनेक्ट भी करता है। तो अब यहाँ पे हमें समझ में आया हीमोग्लोबिन क्या बोला, सेंट्रल एटम आयरन होगा, और क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन होगा, मैग्नीशियम। अब आगे चलते हैं और एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए कि बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आखिर है क्या, तो जवाब है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अभी जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था, सेम एग्जांपल है, out of which central atom of one is electron rich while central atom of another will be, you are right, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब आपने अमोनिया देखा, अमोनिया के बारे में मैंने अभी बताया था, और ये क्या था, इसके बारे में हमने क्या बोला था, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और उसके बारे में हमने क्या बोला था कि ये क्या होगा इसके पास, इसे क्या कहते हैं, लोन पेयर। और ये कौन सी स्पीसीज है, वो नीचे लिखा ही हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये लिगेंड मतलब डोनर, और ये क्या होते हैं, एक्सेप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इज इट क्लियर? क्या हम आगे चलें? हाँ बिल्कुल, नोट्स भी मिलेंगे और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। आप इसको समझो, इसकी वीडियो भी मिलेगी। बट अभी आपका काम क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझें, और जो चीज आपको रिवाइज करानी है, रिपीट करानी है, या समझ आ गया हर चीज के लिए मैसेज करें, समझ आ गया SAG मैसेज में लिखें SAG, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज राइट SAG इन द चैट बॉक्स, प्लीज एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे की। अब हम देखो चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये एक एक्सप्लेनेशन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, जो इस वक्त आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। हम इसको एक बारी अच्छे से लिख के ही समझा देते हैं, हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हम अगर यहाँ पे डिस्कस करें आपसे कि आखिर ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम अपना एक फेमस सा एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों K4, ठीक है, और फिर हम ले लेते हैं FeCN6, ये हमारा एग्जाम्पल है K4FeCN6।
अब इस K4FeCN6 को अगर मैं एक्वस मीडियम में, कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में ब्रेक कराऊं तो कहा जाता है कि जो ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसमें ना आप कुछ बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। तो ब्रैकेट के बाहर वाली स्पीसी अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करेगी, और आप नोटिस करिए कि यहाँ पे 4K अलग होगा और K का बेसिक चार्ज क्या है, प्लस, है ना। और साथ के साथ यहाँ पर FeCN6 निकल जाएगा, और इसके बाहर जो चार्ज आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 4 माइनस का चार्ज आएगा। अब ये एक रिएक्शन है जिसमें आपको समझ में आया कि ब्रैकेट के अंदर की स्पीसीज को आप टच नहीं कर सकते, ब्रैकेट के पहले या ब्रैकेट के बाद, पहले आपको कैटायन एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा और बाद में आपको कौन मिलेगा, एनायन। तो आप उसको सेग्रीगेट या सेपरेट आउट कर सकते हो। सेपरेट करने पर अगर आपने, जैसे 4K का मतलब चार्ज क्या था, 4 प्लस, तो जो स्पीसीज निकली उस पर चार्ज क्या आएगा, 4 माइनस। ऐसे मान लीजिए यहाँ सल्फेट लगा होता तो SO4 2 माइनस निकलता, तो इसके बाहर क्या लगा होता, 2 प्लस। तो इस बात को समझते हुए अब एक एक करके हम इनको हाईलाइट करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बच्चों, ये जो पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो इस वक्त, इसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ब्रैकेट के बाहर ये जो अलग से आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं इसको, सॉरी इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको हम कहेंगे मेटल आयन। क्या बोलेंगे इसको, मेटल आयन। और ये साइड जो आपका बच गया, ये वाला क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या एंटिटी, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या एंटाइटी को एक्सप्लेन करो, तो आप इसके बारे में डायरेक्ट बोलोगे, द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट, द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट inside the square brackets only, inside the square brackets only। ऐसी स्पीसीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही पाई जाती हैं, उन स्पीसीज को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं या एंटाइटी कहते हैं। ये अपना मेटल आयन हो गया। अब आप में से ही कुछ बच्चों के सवाल उठते हैं कि सर मान लीजिए आपने कोई एग्जांपल दिया CONH3 6, ठीक है, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, या इस पे ऑलरेडी 3 प्लस लगा हुआ है और अंदर बाहर में कुछ है ही नहीं, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दोनों होगा? तो जवाब है यस। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, तो वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और वही उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात क्लियर होती है? वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एक एक करके हम इसको भी समझें कि आखिर FeCN6 4 माइनस क्या समझाना चाह रहा है। तो बच्चों, FeCN6 में जो आयरन है वो रियल में सेंटर में है, इसके 6 साइड से ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेट में साइनाइड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और वो इस तरीके से आएंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लूं, एक बराबर का, और इस तरह से, मतलब मेरा पर्पस क्या है कि इसकी एक बाउंड्री बन जाए इस तरह से, और हर जगह बाउंड्री पे कौन लगा हो, कौन लगा हो, साइनाइड। कौन लगा हो बेटा, बच्चों कौन लगा हो, साइनाइड, है ना। यहाँ पे भी मैंने साइनाइड दिखाया, यहाँ भी साइनाइड दिखाया, यहाँ भी साइनाइड दिखाया, यहाँ भी साइनाइड दिखाया, यहाँ भी साइनाइड दिखाया। अब आपको पता है साइनाइड पे रियल में चार्ज क्या होता है, माइनस। तो माइनस की वजह से इन सबके पास क्या पाए जाएंगे, लोन पेयर। और लोन पेयर को ये यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड में डोनेट। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सारे के सारे जो बिहेव कर रहे हैं वो किसकी तरह कर रहे हैं, लिगेंड की तरह। लेकिन ये जो आयरन है इसने ऐसा क्या किया है? तो जो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन रियल में एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डी ब्लॉक एलिमेंट अगर सोचा जाए तो ये मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज। लेकिन अगर हम आयरन को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। कॉन्फ़िगरेशन होती है 18 तक, तो आप आर्गन यूज कर लो। फिर आता है 4s2 और फिर क्या आता है 3d6। 4s2 3d6, इसका मतलब डी में 10 की अवेलेबिलिटी है और कहीं ना कहीं खाली कितने हैं,
4 की जगह, तो मतलब उसके बाद डी ऑर्बिटल क्या है, खाली। तो हम इसीलिए हम बोलेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं, इसीलिए उनके अंदर डुअल बिहेवियर होता है, इसलिए उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। तो आयरन इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेटल हैज ए एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आयरन क्या हुआ, आयरन क्या हुआ बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम। आयरन क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या हुए, लिगेंड्स। लिगेंड्स में डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम। नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे, डोनर एटम। तो एक बारी आप इसको देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर रहे हैं साथ के साथ, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अभी तक का सारा क्लियर हो तो इसको अब मैं अपने नोट से एक बारी और एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये मेरा अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन था, उसके बाद हम आगे और मूव ऑन करेंगे। देख लीजिए, क्लियर है तो हम आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर है तो CH लिख दीजिए बस चैट बॉक्स में, CH। क्षितिज बार बार ये भेज देना, कर देना, आपको जब लाइव क्लास हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है तो ये भेज दो वो भेज दो, क्या है ये भाई, क्लास को ध्यान से पढ़ो ना, फ्यूचर के बारे में सोचो, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर पाते। प्रेजेंट में जियो, आपकी इस वक्त क्लास चल रही है, आपको समझना है, मैं आपके एग्जाम टाइम तक आपके साथ हूँ, आप आराम से रिलैक्स करके पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं अगर क्लास में पूछूं तो मुझे चाहिए रिप्लाई, बस और कुछ नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए। सब लोग देख लीजिए, देखिए काफी बच्चों ने रिप्लाई किया सर क्लियर है, और हम फिर इसी बात पे थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू। अब हम आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं और एक बारी अपने नोट्स पे वापस चलते हैं। अगर अपने नोट्स पे देखें तो यहाँ पे एक एक करके इन्होंने सब चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप नोटिस करिए। तो लिखा है K4 क्या है, मेटल आयन, Fe क्या है, सेंट्रल एटम, Cn क्या है, लिगेंड, इसमें 6 क्या है, इसका नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हीट करने पे 4K प्लस, तो ये जो 4K प्लस है वो क्या है आपका मेटल आयन, है ना, और ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब एक एक करके हम इसको डेफिनेशन को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। अब हमारी अगली डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है कि आखिर ये क्या होते हैं मेटल आयंस, है ना। तो एक एक करके हम इनको यहाँ पे नोट्स भी बनाते चलेंगे, फिर इसका PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये लीजिए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने अब ये टॉपिक आया हुआ है मेटल आयंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेटल आयन के बारे में तो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है, चलो फिर भी क्लियर कर दें। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड, देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है ये, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। अच्छा, इसके बाद दे आर कैसा चार्ज होता है इनका, पॉजिटिवली चार्ज, और जनरली ये क्या होते हैं, या तो एल्कली या क्या होते हैं, एल्कलाइन। एल्कली मेटल को याद करने का तरीका आपको पता है, एल्कली मेटल की मैंने ट्रिक बताई थी आपको पहले भी और काफी बच्चों को ऑलरेडी भी आती होगी, ली ना की रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम। फिर ये क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो अब देख रहे हो एल्कली मेटल पे जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, +1, और जो एल्कलाइन मेटल्स पे चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, +2। तो एल्कली मेटल क्या है बेटा, +1, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका चार्ज क्या है, +2। इज दिस क्लियर, यस और नो। एल्कली मेटल का चार्ज क्या है, +1, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका चार्ज क्या है, +2। क्या ये याद रखोगे, यस और नो, क्या आप इसे याद रखोगे, क्लियर है, ओके बेटा, आदित्य ने बोल दिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे कुछ इस तरह से है कि अब लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सेंट्रल मेटल एटम का आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये डी ब्लॉक में 3D सीरीज के नाम से जाने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस है। होते तो और भी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है। इनको याद करने का एक तरीका भी है, हम उसको एक बार डिस्कस कर लें। सबसे पहले क्या है ये सेंट्रल एटम, दे आर जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट। जो सेंट्रल एटम है वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है,
डी ब्लॉक एलिमेंट, और उनकी टेंडेंसी क्या होती है, टू गेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आपसे कोई पूछे कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करते हैं, तो आप उसका लिटरल जवाब दोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, राइट। चलो अब हम आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कम नहीं करती जानकर। याद कर लोगे, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कम नहीं करती जानकर। दोबारा बोलूं, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कम नहीं करती जानकर। अब इसका रियल नेम क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30, नॉर्मली 18 तक तो हम ये यूज कर लेते हैं आर्गन। देखो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाई देगा, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये आपका एक एक्सेप्शन है, जहां होना क्या चाहिए था, 4D, सॉरी ये 4S लिखना था इन्हें, 4S, ये ऐसे लिखा हुआ ढंग से नहीं दिख रहा, 4s2 3d4, लेकिन हो क्या रहा है 4s1 3d5। रीजन बिहाइंड दिस इज कि s ऑर्बिटल दोनों कंडीशन में स्टेबल होता है, चाहे वो s1 हो चाहे वो s2, लेकिन d ऑर्बिटल में दो स्टेबिलिटी कंडीशन है, या तो d5 हाफ फिल्ड या d10 फुल्ली फिल्ड। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि अगर s अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के d को दे दे, तो s तो हाफ फील्ड वाली स्टेबल कंडीशन में तब भी रहेगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, लेकिन d के 4 को अगर एक मिल गया तो क्रोमियम ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। इसलिए 4s2 3d4 में रियल में ये क्या करता है, इसको जंप करा के, इसको जंप कराता है और इधर ले जाता है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 4s1 3d5। थोड़ा मैं साफ कर देता हूं, आपको समझ तो आ ही गया होगा। 4s1 3d5, सेम केस यहाँ पे हो रहा है कॉपर के केस में, यहाँ पे होना क्या चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन यहाँ पे भी जंपिंग हुई है, और इस जंपिंग के कारण कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 4s1 3d10। अभी आपको लग रहा है इसका क्या यूज है, तो आगे चल के हम जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो इसको ध्यान से लर्न कर लें और सेंट्रल एटम इनको सारे को याद कर लें। क्या आपको याद हो गया, एक बार रिकॉल करें, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कम नहीं करती जानकर। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के कहां तक हो गया, 30। कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, देयर आर टू एक्सेप्शंस राइट हियर, एक क्रोमियम 4s1 3d5 और एक कॉपर 4s1 3d10। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक क्लियर हो गया है तो चलो, समझ आ गया SAG लिख दिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। SAG, चलिए गुड, बहुत बढ़िया, सही है। इल्मा वेरी गुड, सान्या वेरी गुड, प्रिया, प्रज्ञा शर्मा, विनायक देव शर्मा वेरी गुड, शाबाश। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे की चीज हम थोड़ी सी हाईलाइट करें और फिर देखें। तो अब आप देख रहे हो ये बहुत बड़ी चीज शुरू हो गई, लिगेंड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिगेंड्स है क्या, तो मैं कुछ तो आपको आइडिया दे ही चुका हूं, और हम इस पूरे को यहाँ से उठाते हैं क्योंकि इतना हम यहाँ पे कवर कर लेंगे एक बारी में। तो लिगेंड्स क्या हैं, लिगेंड्स का पर्पस क्या है, लिगेंड्स क्या काम करते हैं, अगर थोड़ा सा आप देखें, आई थिंक इतना ही यूज होगा स्पेस, देखना जरा क्लियर है कि आपको पूरा बोर्ड पे सेट है। हाँ जी, स्क्रीन में सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या हम पढ़ें आगे। ओके, तो बच्चों लिगेंड्स क्या हैं, लिगेंड्स का पर्पस क्या है, लिगेंड्स काम क्या करते हैं, ये सब चीजें हमारे परीक्षा में पूछी जाएगी। लिगेंड्स के बारे में कुछ तो आपको आइडिया होगा ही। अभी मैंने बताया था कि लिगेंड्स वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं, डोनेट, और सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर को जब ये डोनेट करती हैं तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, याद रखना सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट हो रहा होता तो वो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होता है तो हम उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उस बॉन्ड को हम, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है।
और वो भी कौन सी कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है, डेटिव बॉन्ड। तो चलो इसको और समझते हैं। अभी लिगेंड्स के बारे में क्या लिखा है, दीज आर दी स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी क्या सेंट्रल एटम, दे आर क्लासिफाइड इन टू वेज। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब जरा हम चार्ज के बेसिस पे देखें तो जो पहला टाइप है उसका नाम क्या है, कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड क्या होते हैं, जिनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, जैसे H+, जैसे NH4+, जैसे Na+, Br+, है ना। कोई भी कैटायनिक लिगेंड आप ऐसे यहां से जज कर सकते हो, जिनका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा आता है एनायनिक लिगेंड, जिनका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, जैसे F-, Cl-, Br-, I-, NO2-, NO3-, HSO4-, SO4 2-। तो जिनका भी चार्ज नेगेटिव है वो सारी स्पीसीज कौन से लिगेंड्स में आएंगी, एनायनिक लिगेंड्स में। कौन से लिगेंड्स में आएंगी बेटा, एनायनिक लिगेंड्स में। कौन से लिगेंड्स में आएंगी, एनायनिक लिगेंड्स में। फिर आता है न्यूट्रल लिगेंड, जिनका कोई चार्ज नहीं है बट वो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो H2O में ऑक्सीजन पे क्या पाया जाता है, लोन पेयर। H2O में ऑक्सीजन पे क्या पाया जाता है, लोन पेयर। ऐसे ही आप कोई भी उठा लो, NH3। अब NH3 को अगर मैं यहाँ पे बताऊं, हाँ सॉरी, NH3। अब NH3 में नाइट्रोजन का आपको अभी बताया था मैंने, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे हमें क्या हाईलाइट करना है, लोन पेयर। ऐसे कोई भी उठा लो, CO, EN, EDTA। ये देखो EN की फुल फॉर्म याद करो, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। EN क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन, है ना। अब जरा सोचो, इथाइलिन डाइअमाइन, तो पहले तो आप इथाइलिन बताओ ये क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब कह रहा है डाइअमाइन, तो डाइअमाइन है तो हमें इसकी बॉन्ड हटानी पड़ेगी। अब सिंगल बॉन्ड होगा और 2 NH2 लग जाएंगे, एक NH2 इधर और एक NH2 इधर, तो दोनों पे क्या पाए जाएंगे, लोन पेयर। तो ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इथाइलिन डाइअमाइन। ऐसे बनेगा ट्राइथाइलिन डाइअमाइन, ऐसे बनेगा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन, जो बड़ा फेमस है, EDTA। क्या नाम है इसका, EDTA। EDTA। अभी एक एक करके इसको पढ़ेंगे। क्या अभी तक आपको क्लियर हो गया। अब आपके पेपर में आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आता है, बहुत रिलैक्स करके पढ़ो, माइंड को स्टेबल करके याद करो मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, डिफाइन लिगेंड। तो बोलोगे लिगेंड आर दी स्पीसीज विच हैव एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन for making dative or coordinate bond. Ligand can be classified in two ways. Number one, on the basis of charge, it is of three types: cationic, anionic और neutral. Cationic का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, देख ही रहे हो आप, NH4+ ले लो, Na+ ले लो, Br+ ले लो, H+ ले लो। एनायनिक का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, F-, OH-, Cn-, Nc-, कार्बोनेट का CO3 2-, सल्फेट का SO4 2-, दुनिया भर के हैं, समझ रहे हो, OH-, Cn-, Nc-, SCn-, SNC-। अभी हम सब कुछ और डिटेल में भी पढ़ेंगे जब उनका नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। अब बाकी जो न्यूट्रल है वो आपके सामने है, H2O, NH3, EO, CO, EN, EDT, ऐसे होता है, PH, फिनाइल, PY क्या होता है, पायरिडीन, वो सब भी अभी हमें देखना है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। एक बड़ा ही अलग सा वर्ड है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। तो नंबर ऑफ डोनर एटम के बेसिस पर जब हम इसको हाईलाइट करेंगे तो ये टाइप आपके सामने है, जिनका नाम क्या क्या है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, सबसे पहला नाम क्या आ रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। पहले तो डेंटिसिटी समझ लो, क्या मतलब बताया मैंने डेंटिसिटी का, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बेसिस पर अगर हम इसको हाईलाइट करें तो इसके नाम क्या हो रहे हैं, एक मिनट, अब अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम के बेसिस पर मोनोडेंटेट, इसमें एक डोनर एटम है, जिसमें कौन है, ऑक्सीजन, इसमें फ्लोरीन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन। डाइडेंटेट में दो डोनर एटम है, जैसे इथाइलिन डाइमाइन मैंने आपको बताया था, तो दो नाइट्रोजन, दो डोनर एटम थे। एसीटेट आयन में आप देख सकते हो, माइनस साइन अगर हम कार्बन पे अज्यूम करें तो दो डोनर एटम है, ठीक है बेटा। ऐसे आता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ थोड़ा अलग से मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स।
पॉलीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिसमें जो डोनर एटम है, जस्ट अ मिनट, जो डोनर एटम है वो 2 से ज्यादा होंगे। तो हम इसी को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। सबसे पहले तो इसको समझ लो, ये क्या है? इथाइलिन। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। डाइअमाइन का मतलब कितने नाइट्रोजन? 2। अब एसिटेट आयन 4 हैं, तो एक एसिटेट CH2CO माइनस, दूसरा एसिटेट फिर से CH2CO माइनस, तीसरा एसिडेट अगेन क्या है ये? CH2COO माइनस, और चौथा एसिडेट जिसको हम बोलेंगे CH2COO माइनस। तो आप नोटिस करिए कि अगर आपसे इसमें कहा जाए कि भाई डोनर एटम को बताओ कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 और कहीं ना कहीं ये 2 नाइट्रोजन भी हैं। तो देख रहे हो कितने सारे डोनर एटम हैं। जब मल्टीपल डोनर एटम होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। क्या अभी तक का आपको सारा क्लियर हो गया? पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या है, डेंटिसिटी क्या है? इज दिस क्लियर? यस और नो? मैसेज में बताइए। क्लियर है तो यस लिखिए, YES। टाइप YES इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Type YES in the chat box if you are clear with this concept, please. Do it faster, please, everyone. चले बेटा आगे बढ़े। वॉइस क्लियर है? कोई भी एक बच्चा मैसेज कर दो, वॉइस इज क्लियर, यस और नो। कोई एक मैसेज का मैं वेट कर रहा हूँ। वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक। एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसी के ऊपर एक थ्योरी बनेगी जिसको आगे चल के कहा जाएगा वर्नर्स थ्योरी। आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? सर थोड़ा सा बता दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। पूरा बताएंगे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर में आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। नंबर ऑफ डोनर एटम जो होते हैं ना, वही एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है Fe, फिर लिखा हुआ है Cn का 6 और 4 माइनस। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते तो आप समझ सकते हैं कि Fe के 6 साइड में Cn कितने आएंगे? 6, जिसमें डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसे Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, और यहाँ भी क्या है? Cn माइनस। तो डोनर एटम 6 हैं। तो इसका अगर मैं बोलूं कि इसके बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं सराउंडिंग एटम, तो आप बोलोगे 6। अब आपके सामने दूसरा एग्जांपल है NiC2O4 2 माइनस। तो आपको पता होना चाहिए कि निकल एक है, C2O4 2 माइनस में CO माइनस CO माइनस है, और इसका भी कितना आ रहा है? ट्वाइस। तो डोनर एटम 2 2 जा कितना आ गया? 4। तो हम बोलेंगे डेंटिसिटी या नंबर ऑफ डोनर एटम इस वक्त कितने हैं? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? 4। ठीक है, ऐसे एक कंपाउंड है, मान लीजिए COEN का थ्राइस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? CO, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? EN का थ्राइस। COEN का थ्राइस। तो अगर आप EN को खोलोगे तो इथाइलिन डाइअमाइन होता है। क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन। तो देखो मैंने CH2 NH2 NH2 और यहां से फिर जोड़ दिया CH2। ऐसे मैं यहां लिखूंगा NH2, सॉरी यहाँ क्या लिखूंगा? CH2, फिर CH2, और इनको दोबारा यहाँ पे किससे जोड़ दिया मैंने? NH2 NH2। अब देखते चलना एक बारी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। CH2 CH2, बेटा यहाँ पे क्या है आपका? NH2 NH2, और ये जोड़ दिया। तो अब देख रहे हो कि कोबाल्ट जो है उसकी कितनी जगह से वैलेंसीज ऑक्यूपाइड है? यू कैन सी 6 जगह से ऑक्यूपाइड है। तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या समझे कि EN इज डाइडेंटेट और डेंटिसिटी इंटू 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को कितना लेना था? 6। जैसे यहाँ क्या था? 4, और यहाँ क्या था?
6। तो डोनर एटम एक है तो 1 × 6 कर दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डोनर एटम 2 है, बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 2 जा 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बाइडेंटिटी था 3 था तो 3 2 जा 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या माना जाएगा 6। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यस और नो, क्लियर है बेटा? शुड आई मूव? यस और नो। स्क्रीन भी क्लियर चल रही है सबको? शुड आई मूव? यस और नो? ऑल क्लियर? एसी लिख दीजिए प्लीज, राइट एसी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ऑल क्लियर। AC, all clear. Write AC in the chat box if you are all clear. I'm waiting for a reply. Very good, Ilma Malik. सही है, ठीक है। प्रिया वेरी गुड, सान्या वेरी गुड, गौरी वेरी गुड, विनायक शाबाश बेटा। तो आप लोग मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसका फल ऊपर वाला भी देगा और स्कूल वाले भी देंगे, ठीक है, प्री बोर्ड्स में। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पे एक नया वर्ड देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। वैसे तो आपको ये पहले ही आ चुका है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, लेकिन हम एक बार इसको फिर से पकड़ते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है बताएंगे आप लोग? व्हाट वाज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? है बेटा, व्हाट वाज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? बताया था ना, दीज आर स्पीसीज व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स ओनली। लिखा क्या है? These are the complex arrangement present within the square brackets only. FeCN6 3 minus is nothing but coordination entity या entity। चलो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मैंने बोला NiH2O का ट्वाइस Cl2 और ब्रैकेट के बाहर मैंने Br2 लगा दिया। तो अब मैंने जब इस ब्रैकेट को खोला तो ये बना NiH2O का ट्वाइस Cl2। अब इसको मैंने कितने Br अलग किए? 2। अब इस पे चार्ज क्या आएगा? 2+। तो ये जो बचा हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लेकिन अगर पहले से यही होता, जैसे अभी हमने पढ़ा था COEN का थ्राइस 3+, तो इसको ही हम सेम एज इट इज पैटर्न पे रहने देंगे। COEN3 का थ्राइस COEN3 3+, तो यही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और यही कोऑर्डिनेशन क्या है? एंटिटी। जबकि यहाँ पे ये सारा क्या था? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और जो बचा इस वाले को ही हमने इसका क्या बोला? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस और नो प्लीज आगे बताएं जल्दी जल्दी। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पक्का? ओके थैंक यू। आगे चलते हैं। आसान लग रहा है ना? चैप्टर आसान है और ये जो लाइव क्लास है इसके बेनिफिट बहुत हैं। अब ये हम ऑफलाइन में और पढ़ेंगे, है ना? अब जो बच्चे इसकी अपलोडेड वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे और जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, तो उन लोगों को अगर जूम लिंक ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। उसके लिए मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, मैं उनका अलग ग्रुप बनाऊंगा और उसमें जूम का लिंक देके पढ़ाऊंगा। उसकी फीस मैंने रखी है 1 रुपए, ठीक है, क्योंकि फ्री का ज्ञान हम नहीं देते, ना देना चाहिए। 1 रुपए फीस है। तो जो भी बाहर के बच्चे ज्वाइन करना चाहें इस बैच को ज्वाइन करें। आपको नीट जेई ज्वाइन करना है वो भी 1 रुपए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं अपना फर्स्ट टाइम ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम 6 महीने 8 महीने साल भर इसको बिल्कुल ही 1 रुपए पे काम चलाऊंगा और आप लोगों की बहुत इसमें हेल्प हो जाएगी। देख ही रहे हो, आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अपने बच्चे जो हमारे जो ऑफलाइन मोड में आते हैं, जो इतने सालों से 30,000 प्लस बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ अपने 20 साल के करियर में, तो वो तो रहेंगे और वो अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करा सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे, उनका फायदा क्या है कि जो भी हम पढ़ेंगे इसका हम वाइवा भी लेंगे और उनका क्लास में टेस्ट भी लेंगे और प्लस में इसको ऑफलाइन में दोबारा भी पढ़ाएंगे। तो मल्टीपल फायदे हैं। देखो बेटा, ऑनलाइन के अपने बेनिफिट्स, ऑफलाइन के अपने, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स कर दिया तो ब्लंडर हो जाएगा लाइफ में, बड़ा अच्छे वाला, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करो, धीरे धीरे सब करेंगे। अब ये जो वर्ड आया ये क्या है? व्हाट आर द रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये जो रूल्स है ना, ये आपको याद करने हैं और ये 6 रूल्स तो याद ही कर लो। तो एक बार ही पकड़ते हैं इनको, रूल्स 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 रूल्स, और एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्लास चलती रहेगी। जो लोग ऑनलाइन जुड़ जाएंगे बेस्ट है, जो नहीं भी जुड़ेंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो देखना, बहुत फायदे की चीज है बेटा। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, आराम से, मेरे माइंड में कोई प्रेशर नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत है, बस उसका यूज आप तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं? रूल्स। रूल्स में ना आपको कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, जैसे लीना की रब से फरियाद, एल्कली मेटल जब भी कहीं दिखाई देंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, आपको यूनिवर्सली लर्न करनी है, क्या होगी? +1। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये देखिए तो क्या लोगे? +2। बाकी ये जो एनायंस है, F-, OH-, Br-, I-, OH-, NO2-, NO3-, SCO3-, HSO4-, Cr मतलब साइनाइड -, NC आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड,
इन सब में जब भी देखोगे तो -1, थोड़ा सा मेमोराइज करें। -2 वाले कौन कौन से हैं? कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सिलेट। क्या है इनका? -2। प्लस वाले NH4 प्लस Br प्लस NO प्लस, इनका क्या आएगा? +1। NH3 न्यूट्रल, ट्राई न्यूट्रल, न्यूट्रल। PY पायरिडीन, वो भी क्या है? न्यूट्रल। PY पायरिडीन क्या है? न्यूट्रल। और H2O वाटर न्यूट्रल, CO न्यूट्रल, EDTA न्यूट्रल। पता है ना फुल फॉर्म? कार्बन कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसको, इसको एक्वा ग्रुप कहते हैं, इसे पायरिडीन, इसे इथाइलिन डाइमाइन, इसे ट्राइथाइलिन डाइमाइन, इसको अमाइन, इसको इथाइलिन डाइमाइन, टेट्राएसिटेटाइन, और इसको मिथाइलमाइन। ये जब भी देखिए तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या लोगे? 0। अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पकड़ के एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा? NiNH3 का ट्वाइस H2O Cl2 और Br। अब हमेशा ऑक्सीजन से निकलती किसकी है? तो सेंट्रल एटम की। अपना सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है? तो निकल। तो निकल X हो गया +2 इंटू 0 प्लस वाटर का 0 +2 इंटू -1, फिर -1 इक्वल टू 0। तो आप नोटिस करिए X -3 इजिकल टू 0, तो X इजिकल टू क्या आ गया? +3। क्या आपको हार्ड लगा? ये इजी लगा ना? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिर्फ इनिशिएट किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास काफी अच्छी रही, बहुत रिलैक्सिंग रही। ये आपका ये एक्स्ट्रा एफर्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में 3 बजे आप मुझे ज्वाइन करेंगे। 3:50 अराउंड मैं आपको 3:55 पे ड्रॉप कर दूंगा। 5 मिनट्स मुझे लंच करना होता है, फिर मेरी 4 o'clock से आपको पता है 10-9 बजे तक 8:30 तक क्लास चलेगी। फिर 8:30 आपसे मैं फिर जुड़ूंगा अपने नए वाले बैच से। आज आपको जुड़ना है श्रेष्ठ बैच, जिसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करूंगा और नीट और जेई के क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आऊंगा। क्वेश्चन पहले, फिर उसके ऊपर हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हमें पता होगा हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक को कैसे रिलेट करना है। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव रहेगा। अभी से अपने जेई और नेट के बेस को बनाएं ₹1 में, है ना? नए बच्चों के लिए भी रेफर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच। आज की क्लास क्लियर हुई हो तो प्लीज, मजा आ गया तो MAG लिख दें और फिर क्लास लीव कर सकते हैं। राइट MAG इन दी चैट बॉक्स इफ नहीं आया, और मजा नहीं आया तो MN लिख सकते हो। ठीक है? इल्मा मलिक, वेरी गुड। अलीशा, थैंक यू। दिव्यांश, आदित्य, विनायक, प्रतिभा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। SS, आई डोंट नो योर नेम। गौरी दुबे अगेन, श्रेया शुक्ला। चलो, थैंक यू सो मच। हम इसका डिस्कशन अपने ऑफलाइन बैच में करेंगे। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।